चलिए दोस्तों, अब जो हम पीडीएफ स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की पीडीएफ देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर का कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? एलडीआर। एलडीआर का इस्तेमाल किया जाता है लाइट की तीव्रता नापने के लिए। अब एलडीआर का पूरा नाम क्या है तो मैं बता देता हूं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। देखिए अब आप बोलो हिंदी करते हो तो देखो ये ऑप्शन हिंदी में है क्या, इंग्लिश में है ना एलडीआर, तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एलडीआर का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हम वही स्पीड मेंटेन करके रखेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे और उसका मतलब समझाता जाऊंगा। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। अब जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड है तो इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा कोड है जो कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को इंगित करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा BY126। क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए इसके लिए काफी लंबी एक्सप्रेशन भी है बट हमें उसका काम नहीं है। ठीक है, समीकरण का में कोई काम नहीं, तो फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, फुल वेव हाफ वेव सबके लिए अलग रहता है। तो बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। अभी कह रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 गुना होती है। ठीक है, किसके लिए? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसका 2 गुना रिपल फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये कौन सी है? ये रिपल फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखिए ये रिपल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये इनपुट का 2 गुना रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि एक पैसिव एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो देखो इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। आपको बताएं ये जो RLC है, इंडक्टर, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये पैसिव है। अब ये तीनों तो दे रखे यानी कि पैसिव है ये, तो अब एक्टिव बचा कौन सा? ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर आपका कौन सा है? एक्टिव एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैल्शियम सल्फाइड, तो कैल्शियम सल्फाइड इजी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? R। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो गेट दे रखा है, ठीक है, ये देखिए ये गेट दे रखा है आपको, ठीक है, यहां एक बबल और लगा हुआ है और आउटपुट क्या दे रखा है? A B का बार। सिंपल सी बात पता है कि A इंटू बी किसका होता है। पहली बात तो ये देख के पता पड़ रहा है कि हमें ये नैंड गेट है। कौन सा गेट है? नैंड गेट। लेकिन अगर इसमें ये बबल नहीं होता, सीधी लाइन होती, तो ये एंड गेट हो जाता और तब आउटपुट क्या होता? A इंटू बी। अगर A इंटू बी होगा तो ये एंड हो, लेकिन अगर इसमें बबल लगा दें और बबल लगती है इस पे बाहर ले जाएगा, हो जाएगा नैंड गेट। ध्यान रखिए। अगला, विच इज अ पैसिव एलिमेंट, पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं? ये रे RLC। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? कैपेसिटर दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का D। चलिए अब जब आप वीडियो देखें तो आप अपना प्रिंट आउट निकाल कर रखें, प्रिंट आउट के साथ में अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि ये डिवाइस का नाम क्या है, तो देखिए डिवाइस कौन सा बना रखा है, काफी इजी डिवाइस है। ठीक है, पिछली बार आपके ईडी में भी क्वेश्चन आया था। इस डिवाइस का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है डायक। और अगर यहाँ पे एक गेट और लग जाएगा तो ये कौन सा बन जाएगा? ट्रायक। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हेक्साडेसिमल्स आर इन, अच्छा हेक्साडेसिमल नंबर होता है 16। देखिए आपको सीरीज पता होनी चाहिए डिजिटल की, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, लिख देते हैं हेक्साडेसिमल। बाइनरी में कितने होते हैं? 2, कौन से? 0 और 1। ऑक्टल में होते हैं 8, 0 से लेके 7 तक। डेसिमल में कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और हेक्साडेसिमल होता है 16, 0 से लेके 15 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 15 को क्या कहा जाता है? उसमें F कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना एसी के सिग्नल उत्पन्न करेगा? वो है ऑस्किलेटर सर्किट। कौन सा हो गया? ऑस्किलेटर सर्किट। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अच्छा बोर्ड हो गया, भर गया हमारा, तो इसको फटाफट से मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके साथ ही, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व। हम सबको पता है भाई, कोई भी चीज अगर अपन मापे उसको दृश्य के रूप में दिखाने का काम कौन करता है? CRO। कौन करता है? CRO। CRO का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक CRT भी होता है जिसका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो आपको चित्र दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और इसे क्या कहा जाता है? क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर, नाम क्या है? क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। चलिए अगला क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। कोई भी हो, फ्रीक्वेंसी नापने का जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 1/2 पाई √LC। और ये किस ऑप्शन में? ये किस ऑप्शन में है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर C के अंदर। ध्यान रखेंगे 1/2 पाई √LC। वैसे ये 1/2 पाई कैसा आता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा = LC। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये होता है ओमेगा स्क्वायर LC 1/LC।
1/LC। अब स्क्वायर वहां जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाता है 1/√LC। लेकिन ओमेगा को क्या कहा जाता है 2πf, तो 2πf अपॉन ये होता है। अब f निकालना है तो 2π नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये f इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये होता है एक्चुअल इसकी एक्सप्रेशन। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस इमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज, हमको पता है भाई सिलिकॉन के लिए 0.7 रखते हैं हम लोग और जर्मेनियम के लिए 0.2। अब यहाँ सिलिकॉन है तो 0.06 से लेके 0.07 तक ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 रंग दे रखे हैं, कौन कौन सा दे रखा है देखो। पहले नंबर पे है रेड लाल, उसके बाद कौन सा है बैंगनी, यानी कि बैंगनी को क्या कहा जाता है वॉयलेट, नारंगी यानी कि ऑरेंज और गोल्ड। अब ठीक है, अब इसको आपको सॉल्यूशन देना है कि ये इसकी रेंज क्या है। सबसे पहले तो देखो कि ऑरेंज का रंग क्या है, ऑरेंज का नंबर है 2, वॉयलेट का हो गया 7 और इसका होता है 10 की घात 3 यानी कि 1000 और गोल्ड का होता है ±5%। अब इसको देखेंगे तो ये 27 और इंटू 1000 ये मल्टीप्लाई वाला होता है, तो आपका हो गया 27,000। अब आपको इसकी रेंज निकालनी है तो 5% निकाल लो पहले इसका, तो इसका 5% क्या हो गया, अगर आप 270 इंटू 5 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा। अब आपको 27,000 में से 1305 प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा कि इसकी न्यूनतम रेंज क्या हो जाएगी 25,650 माइनस 28,350। ऐड करके देख लेना कि अगर 27,000 में 1350 ऐड करोगे तो 28,350 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो गई और ये मिनिमम रेंज हो गई। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर, यानी कि बैरियर वोल्टेज 0.7 तक होता है ना, किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें कम परमाणु संख्या होती है, सिलिकॉन की परमाणु संख्या कम होती है, इसी वजह से इसमें क्या रहता है दोस्तों वोल्टेज, जो सिलिकॉन वोल्टेज का मान अधिक रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा, आपको पता है रिवर्स बायस जंक्शन में बैरियर जो होता है जंक्शन वो बड़ा होता है, उसका कारण क्या है दोस्तों। ठीक है, उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आपको पता है देखो ये चीज होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ होल है, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ आकर्षित होते हैं और ये क्या होता है जंक्शन की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये जो इसकी है ना जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से और होल्स यहाँ से आकर्षित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर सर्किट दे रखा है, देखो डायोड का डायग्राम दे रखा है, लेकिन ये जो यहाँ पे सेंटर टेप है इसको क्या कहा जाता है सेंटर टेप रेक्टिफायर। ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो आउटपुट वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज का मान हो जाएगा 0। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच फिल्टर सर्किट इज केपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन द रेक्टिफायर सर्किट। तो कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम कौन सा होता है, एलसी फिल्टर। ध्यान रखेंगे ये सडन वोल्टेज चेंज, ठीक है करंट चेंज को करता है, तो ये वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम रहता है। अगला देखेंगे कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। अब ड्राइव में आउटपुट के रूप में हम लोग क्या करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक का एक घटक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसका उन्नत संस्करण क्या है IGBT। ठीक है, ये सब पुराने हैं, UJT, SCR, FET, इन सब का नया रूप क्या है IGBT। IGBT का पूरा नाम क्या है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। लिख लो, लिखना चाहता हूं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 21, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाएगा। अब आपके पास दशमलव नंबर है, मान लो कोई सा भी नंबर है ये 578, अभी आपको इसको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है, तो भैया क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2 से। इस तरह से हम 2 से भाग देते हैं ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। कि एक डिजिटल सर्किट है, इसमें बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, डेटा इनपुट को संग्रहित करना, तो स्टोरिंग द डेटा इनपुट। करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्टोरिंग द डेटा इनपुट। चलिए ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कि सत्य तालिका यानी कि ट्रुथ टेबल दे रखी है, अब बताओ कि कौन सा गेट है। चलो मैं ट्रुथ टेबल फटाफट से ड्रॉ कर देता हूं। देखिए इसमें इनपुट ए है, वी है, ये देख लेते हैं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ही हो गया। अब क्या लिखा है देखो 0 0 0 1, अब वो कौन सी कंडीशन है देखते हैं। देखो 0 0 पे भी 0 है, 0 1 पे भी 1 है और 1 0 पे सॉरी 0 0 पे, यानी जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 आ रहा है, और वो किस कंडीशन में होता है, मल्टीप्लाई। देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अगर ये
तो ये कौन सा गेट हो गया दोस्तों? पहली बात तो ये हो गया एंड गेट, जहां मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि a into b। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन सा हो गया? 23 में देखें एंड कहां लिखा है? सी ऑप्शन पे। अब अगर आप कहते हैं और गेट कहोगे तो और गेट की कंडीशन क्या है? 0 + 1 1, तो ये 1 हो जाता, ये 1 हो जाता, लेकिन जबकि आउटपुट में दे नहीं रखा, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? एंड गेट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो CRO के द्वारा हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट। कोई भी वोल्टेज जो करंट है उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नापा जाता है, तो CRO द्वारा फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? अब SCR क्या काम करता है? देखो अगर मैं स्पेशली बात करूं तो SCR का उपयोग मोटरों का स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? 25 का ऑप्शन होगा डी। SCR का प्रयोग मोटरों को स्पीड कंट्रोल के लिए किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रजिस्टर। तो आपको डायग्राम दिख रहा है, अब इस डायग्राम में जब आपको R1 वेरिएबल रजिस्टर दिख रहा है इस तरह से कुछ, इसका काम क्या है? ट्रायक को ट्रिगर करने के काम में आता है। ठीक है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स रेट को कंट्रोल करता है, तो ये जितनी भी पल्स जाएगी उसे कंट्रोल करने का काम करेगा, ट्रायक को कंट्रोल करने के लिए R1 रजिस्टर, ध्यान रखो। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, अगेन आपको डायग्राम देखना है और इसमें क्या लगाएगी? ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? आपको C1 दिख रहा होगा, अब उसके पास में एक L1, दो वाइंडिंग जुड़ी हुई है, एक L1 जुड़ी है जिसको आपने अर्थ कर रखा है, इसका कार्य क्या है? पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करना। क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक लगातार आपको देता रहेगा, इसका काम यह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? भाई कि ये सामग्री कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कैसे पता पड़ेगा? तो ये पता पड़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो कि परमाणु के अंदर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो जितने ज्यादा वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उतना ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल होगा। तो किसकी मदद से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 28 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पी टाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो बोरोन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, प्रवर्धन यानी कि एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के किस प्रकार की अभिन्नति यानी कि जो अपन अरेंजमेंट करते हैं कौन सा आवश्यकता होता है? तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, तीन होते हैं आपके, बेस, इमीटर और कलेक्टर। ठीक है, तो बेस आपका कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, इमीटर आपका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और कलेक्टर आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ध्यान देखेंगे। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कैसा होगा? बेस पॉजिटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, इमीटर आपका नेगेटिव में रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ये स्विचिंग कर रहे हैं, इसमें सीधा सीधा सिर्फ स्विचिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर लगाया गया और ट्रांजिस्टर स्विचिंग के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, एम्पलीफायर सर्किट में नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए। ठीक है, डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? आप सभी लोगों ने डायक देखा होगा, अभी मैंने डायग्राम बनाया। तो डायक सिर्फ और सिर्फ ट्रायक को ट्रिगर करने के काम आता है, ध्यान देखेंगे। डायक का काम क्या है? ट्रिगर करना, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर करने के काम आता है और किसी काम में नहीं आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली ट्रिगर करने के काम आता है। किसको ट्रिगर करने के काम आता है? ट्रायक को। तो देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक यानी कि जो फैन रेगुलेटर सर्किट होता है उसमें किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फैन रेगुलेटर में ध्यान रखें ट्रायक लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है? ट्रायक, यानी कि ट्रायोड, एसी पे काम करने वाला। ये जो एसी है ना, TRI, तो क्या हो गया? ये इसे कहते हैं ट्रायोड एसी, तो फिर बना ट्रायक। और ऐसे डायक कैसे बना? डायोड एसी, डायक बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 35, SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है? तो आपको पता है भैया, जब अपन इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ भारी रिवर्स करंट कहाँ मिलती है? थर्ड चतुर्थांश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगेन आपको एक और ट्रुथ टेबल दे दिए दोस्तों। चलिए अब इस ट्रुथ टेबल को अपन लोगों को एक बार बना लेते हैं और देख लेते हैं ABY। चलिए अब देखो, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ट्रुथ टेबल आपको कैसे करनी है। 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो आउटपुट क्या दे रखा है आपको? 1 0 0 0। अब देखो एक बात बताओ, और गेट में बात करता हूं, और गेट की बात करता हूं, उसमें 0 और 0 प्लस करेंगे तो 0 आता है। क्या यहाँ पे 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। 0 + 1 1 होता है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो और गेट तो है ही नहीं। एंड गेट की बात करते हैं, एंड गेट में 0 0 क्या होगा? 0 0 1 भी 0 1 1 1 इंटू 0 0 और 1 + 1 इंटू होता था। ये भी गलत है, और गेट नहीं है। अब एंड गेट नहीं है, और गेट नहीं है। अब मैं एंड की जगह नेंड पे ट्राई करके देखता हूं।
ठीक है, सॉरी और की जगह नॉर। अब देखो और गेट में क्या होता था, 0 और 0 0, 1 0 1, 1 0 1 और 1 1 1 होता था आपका किसमें, और गेट में। लेकिन अगर नॉर गेट हो जाएगा तो 0 का 1 उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0, तो ये क्या है आपका नॉर गेट है। अब और गेट क्या होता है, a प्लस बी, तो नॉर गेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी का बार, तो ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। और सीधा सीधा आपको डायग्राम में दिख रहा था कि a प्लस बी का बार है, तो a प्लस बी तो और गेट होता है, बार लग गया तो नॉर गेट हो गया, वहां से बहुत आसानी से। लेकिन अगर कभी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपका हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है। सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल, अगला क्वेश्चन है कि सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का क्या उपयोग है, तो स्वीप स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए, स्वीप स्पीड, तो टाइम बेस्ड कंट्रोल का काम क्या है, स्पीड, स्वीप स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रायक मोटर कंट्रोल सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग किया जाता है। आपको पता है भाई स्नबर सर्किट का उपयोग होता है ट्रायक के अंदर, हम बात यहाँ डायोड की या एससीआर की नहीं कर रहे। अगर ट्रायक के अंदर किया जाएगा तो फॉल्स ट्रिगरिंग के अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, तो फॉल्स ट्रिगरिंग यानी कि ट्रिगरिंग गलत ना हो जाए, इसके लिए हम लोग किसका चीज इस्तेमाल करेंगे, स्नबर सर्किट का। ध्यान देखेंगे स्नबर सर्किट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने तो इतना नहीं आता, लेकिन अगर अपन डिप्लोमा बीटेक आगे करते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 है। अब देखिए क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 है। काफी इजी है तो दोस्तों, काफी आसान है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज का मान क्या होता है, √2 Vm/π। अब √2 की जगह क्या आ जाएगा 1.41, ठीक है। Vm कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो पाई से 3.14, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 10.8 वोल्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिक अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। अब देखिए जर्मेनियम की तुलना में हम लोग सिलिकॉन का बनाते हैं, क्यों, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि उसका पोटेंशियल बैरियर का मान कितना होता है, ज्यादा होता है 0.7, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाई पोटेंशियल बैरियर, हाई पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में ओपन है, अगेन देखो सेंटर टेप रेक्टिफायर में सेंटर टेप ओपन है तो क्या होगा, नो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 42, तो देखिए हार्टले ऑक्सीलेटर, नाम क्या है हार्टले, तो हार्टले ऑक्सीलेटर हमें सटीक हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि कांस्टेंट, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती करती नहीं है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हार्टले। और ये हार्टले एक साइंटिस्ट था, ठीक है, हमारे हार्टले चचा थे, उन्होंने एक ऑक्सीलेटर डेवलप किया और उन्हीं की याद में इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये तो अच्छी बात नहीं कि अभिषेक, यानी कि मैंने इसको अगर मैं बनाता तो नाम हो जाता अभिषेक ऑक्सीलेटर, और आपको याद करने में भी बड़ी आसानी रहती, कोई बात नहीं, चलो अगली कभी ना कभी अपन बनाएंगे, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है, क्वेश्चन क्या है कि बेस मटेरियल का क्या है। अब बेस देखो, आपको एक चीज समझाता हूं मैं, एक दो चीज होती है, डोपिंग और होता है एरिया। तो डोपिंग के मामले में सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है, देखो एमीटर की, उसके बाद बेस की, और सबसे कम होती है कलेक्टर की। और एरिया की बात करूं तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा, फिर बेस और फिर इमीटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखें तो बेस किस तरह से डोप किया जाता है, तो लाइटली डोप्ड है, एकदम लो तो है नहीं, लाइटली डोप्ड है। एरिया की मैं बात करूं, ठीक है, हल्के से डोप और बहुत पतला होता है, तो ये पतला भी होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन में इतना नहीं, क्योंकि देखो बी ऑप्शन में क्या है, हैवीली डोप्ड है, और सी ऑप्शन में लाइटली डोप्ड तो है लेकिन वेरी लार्जर भी, जबकि ये वेरी लार्ज तो है नहीं, कलेक्टर है। लास्ट में क्या है, हैवीली डोप्ड एंड वेरी लार्जर, तो वो भी चीज है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका ऑप्शन क्या है, ए। अगला देखो 44 में डायग्राम दे रखा है, पूछ रहा है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, तो करेक्ट आंसर है, आप लोगों को पता होगा, आपने ईडी में बनाया कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो गया, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि विच रजिस्टर डिटरमाइंस द वोल्टेज गेन इन अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, यानी कि कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य इमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को इंगित करता है, तो कौन सा है, लोड रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया, आरएल, करेक्ट आंसर हो गया 45 का आरएल सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 की, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स पैदा करवाता है, पल्स वेव यानी कि डबल, ठीक है, रिपीटेटिव, बार बार पल्स उत्पन्न करवाता है, तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर,
अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दोहरावदार पल्स उत्पन्न करवाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 47 देखेंगे, व्हाई अ फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड इन द ऑक्सीलेटर। तो एक ऑक्सीलेटर के अंदर फीडबैक नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भैया फीडबैक नेटवर्क का उपयोग? ताकि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल सके। किस लिए? 180 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए, ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए अपने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य एप्लीकेशन क्या है? क्यों हम लोग फील्ड इफेक्ट, तो ध्यान देखेंगे जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वोल्टेज कंट्रोल है और बीजेटी करंट कंट्रोल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। 48 का करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 49, यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? भाई यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर काम करता है। यूजेटी एक रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो ये मैं अभी थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी पढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा दोस्तों मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। इस तरह से पहले पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने में और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को क्रॉप करके चिपकाने में काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। ठीक है, करीबन मुझे 8 से 10 घंटे वीडियो एडिट करने में लग जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मोबाइल से ही सारे काम करते हैं अपन, आपको पता है अपना सेटअप मोबाइल और वही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिन जिनका ITI का एग्जाम होने वाला है, कि दोस्तों एक बार आप सर की वीडियो देखो और आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। प्लीज़ आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है? ध्यान रखो, JFET में एन चैनल, देखो कई तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपकी समझ के बाहर रहने वाले हैं। सीधे सीधे रट लेंगे क्या है कि गेट सोर्स के साथ पश्च अभिन्नत है, यानी कि गेट आर रिवर्स बायस विथ सोर्स। अब देखो जिस तरह से आपने ट्रांजिस्टर के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, क्या है? 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इसी तरह से FET में भी 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? सोर्स, ड्रेन और गेट, ये 3 टर्मिनल होते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि एन चैनल JFET में गेट टर्मिनल किस तरह से कनेक्ट रहता है? तो कैसे रहता है? गेट आर रिवर्स बायस विथ सोर्स। तो जो गेट है वो सोर्स के साथ रिवर्स बायस कंडीशन में रहता है। आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे कि व्हाट इज द टोटल रन टाइम, यानी कि V2 से V1 में आपका टोटल टर्न ऑन टाइम क्या है? ध्यान रखो ये आपसे टर्न ऑन टाइम पूछ रहा है, यानी कि टी ऑन। तो ध्यान रखना ये हमेशा क्या होता है? डिले टाइम प्लस राइज टाइम, तो TD प्लस TR। ठीक है, अब आपको डायग्राम के अंदर अच्छे से दिख रहा होगा कि टोटल टी ऑन टाइम, तो वहां पे आपको दिख रहा होगा TR और TF दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, TR और TN दोनों लिखे हुए हैं, तो आपको दिख रहा होगा, काफी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? यानी कि बिंदु संपर्क, सबसे पहला क्या है? पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्रोन, डिफ्यूजन, अलॉय जंक्शन, इन सब का उपयोग करके तो भैया इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर बनेंगे नहीं, क्या बनता है? ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का ट्रांजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए काफी, देखो किसी को लग रहा हो कि सर बहुत जल्दी करा रहे हैं, बता दें, मतलब बता क्या सकते हो, लाइव क्लास चल नहीं रही है। ठीक है, और जल्दी लगे तो प्लीज देखो, ये काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं सर आप बहुत जल्दी पढ़ा दो, टाइम की कमी। भैया इतने में देर में आपको अगर ये वीडियो आराम से पढ़ाऊंगा ना तो 250 क्वेश्चन करने में मुझे 5 घंटे लग जाएंगे, सिर्फ 250 क्वेश्चन करने में, जबकि हमें 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 3rd सेमेस्टर के पढ़ लिए, अब ये 4th सेमेस्टर के हैं। अगला देखेंगे 53, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? अब देखो कलेक्टर, मैंने बताया था आपको, कलेक्टर का एरिया बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर अब सारी करंट एक्यूमुलेट होती है, सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं, तो अधिक गर्मी का प्रसार होता है, तो गर्मी को फैलाना भी जरूरी है, इसलिए इसका एरिया बड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, अधिक गर्मी का प्रसार होता है। ठीक है, अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है 54, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि इमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस, यानी कि ये इमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस की तरह काम करे, तो इसका कार्य होगा एक क्लोज स्विच की तरह। ध्यान रखेंगे, यानी कि देखो किस तरह का डायग्राम हो जाएगा, ये डायग्राम हो गया। अब ये हो गया इमीटर, ये बेस हो गया, ये इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, तो इमीटर से बेस और बेस से कलेक्टर, तो ये किस तरह का कहलाता है? ये कहलाता है क्लोज स्विच। ये क्या कहलाएगा? ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। अगला देखेंगे, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्लास ए एम्पलीफायर? क्लास ए एम्पलीफायर स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था, डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
टू मिनिमम डिस्टॉर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस को उत्पन्न करता है? अभी मैंने बात करा कि बिना इनपुट के सिग्नल उत्पन्न करने वाला डिवाइस कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था और मैंने ऊपर की तरफ ही लिखा था ऑस्किलेटर। ठीक है, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है, मैंने हिंदी में अभी तक पढ़ के नहीं बताया, जबकि लिखा हुआ है दोलक। ठीक है, दौलत राम जी की तरह दोलक है। दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? ध्यान रखेंगे, ऑस्किलेटर में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया जाएगा। कौन सा फीडबैक दिया जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। ठीक है, 58, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य एप्लीकेशन क्या है? तो यूजेटी। ठीक है, यूजेटी का काम क्या है? ट्रिगरिंग करने के काम आता है। यूजेटी एक ट्रिगर सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन देखो, रेक्टिफिकेशन नहीं करता, एम्पलीफिकेशन नहीं करता, इनके लिए अलग डिवाइसेस हैं, और रेगुलेटर सर्किट में भी नहीं है। ये ट्रिगरिंग करने के काम आता है। हालांकि इसके और भी काम है, लेकिन इन चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? ट्रिगरिंग करना। 59, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, यानी कि इसका इनपुट इंपीडेंस का मान, ठीक है, इनपुट इंपीडेंस क्या हो गया? Z इनपुट मान अधिक, कम शोर, अच्छा रेखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता किसकी होती है? तो ये होती है FET की। ठीक है, ये सारी क्वालिटी NPN ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन, देखो NPN और PNP तो दोनों एक हो गए, कौन से BJT हो गया। यूनी जंक्शन में ये सब होता नहीं है, क्योंकि यूनी जंक्शन तो ट्रिगरिंग के लिए काम आता है। तो बचा कौन सा? FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60, JFET की तुलना में MOSFET के करंट कंट्रोल में क्या अंतर है? अब देखो JFET तो वोल्टेज कंट्रोल है, लेकिन MOSFET करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें जंक्शन के बजाय इंसुलेटेड परत होती है। MOSFET दोस्तों, MOSFET का नाम क्या है? देखो FET तो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, लेकिन ये होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET का नाम हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि आपको पता है। तो यानी कि इसमें ऑक्साइड की, सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड की एक पतली परत होती है जंक्शन की जगह, इसीलिए क्या होता है? ये एक अच्छा करंट कंट्रोल कर सकता है। तो जंक्शन के बजाय इंसुलेशन परत होती है इसमें। अगला क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार कौन सा है? आपके सामने एम्पलीफायर सर्किट दे रखा है, और अगेन देखिए, अब इसमें आप लोग देखोगे तो कॉमन क्या कर रखा है? कॉमन कर रखा है आपके सामने कलेक्टर। ध्यान से देखो, आप कलेक्टर को कॉमन कर रखा है। क्यों? डायग्राम कैसा है? तो देखो ये क्या हो गया? बेस हो गया, ये इमीटर हो गया, और ये आपका कलेक्टर है, तो इसे कहा जाएगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। क्वेश्चन नंबर 61 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं। व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट RMS AC? ठीक है, चलिए 220 वोल्टेज आपको दे रखा है, इसमें बोला इसका पीक वोल्टेज क्या रहने वाला है। ठीक है, बताइए कि इसका पीक वोल्टेज क्या रहने वाला है? 220 RMS AC वोल्टेज का। चलिए, तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि RMS वोल्टेज निकालना है अगर अपने को। ठीक है, देख लेते हैं। अगर आपको VRMS निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? V मैक्सिमम अपॉन √2। लेकिन अब अपने को क्या निकालना है? V मैक्सिमम निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा VRMS इंटू √2, और VRMS क्या दे रखा है? 220 दे रखा है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो √2 के साथ। 220 दे रखा है ना, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 311.17 आ जाएगा। ठीक है, तो 62 का करेक्ट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की CRO के इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इंपीडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे भाई? एक रेजिस्टेंस और ऐड करके, तो बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू CRO प्रोब। देखो इंपीडेंस, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होती है? Z इज इक्वल टू क्या होता है? √R² प्लस X²। अब देखो क्या बाय एडिंग रजिस्टर टू ट्रिगर लेवल सर्किट? नहीं, बाय इंक्रीजिंग टाइम बेस, कुछ नहीं, सीधे रेजिस्टेंस ऐड कर दो CRO प्रोब के साथ, और आपका क्या है? ये बढ़ जाएगा, तो ये भी आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? चलिए, काफी है, और काफी बच्चों से सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाता इसका, आज हम बना देते हैं कि 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 0.2 माइक्रोसेकंड टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन, यानी कि पर डिवीजन 0.2 है, तो टोटल 5 डिवीजन का निकाल लेते हैं। 0.2 इंटू 5 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? तो ये क्या है? ये तो टाइम है। टोटल टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड नहीं हुआ, 1 माइक्रो सेकंड हो गया। 1 माइक्रो सेकंड। अब माइक्रो सेकंड कितना होगा? 10⁻⁻⁶। अब आपने को निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दे 1/t, अब 1/,
1 इंटू 10 की घात माइनस 6 कर दिया, माइक्रो सेकंड की जगह ये आ गया। अब 10 की घात माइनस से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा प्लस। अब इस 10 की घात 6 आपके ऑप्शन में नहीं है, इस 10 की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू 10 की घात 3। अब 1000 इंटू 10 की घात 3 और 10 की घात 3 को क्या कहा जाता है, किलो, तो 1000 किलो और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देखो 10 की घात 6, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन 1000 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब हो गया 10 की घात 3 और ये 3 जीरो है, यानी कि 6 जीरो आ गया, ठीक है, समझ आ गया। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि अगर पल्सेशन, व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन द रेडियो इफ द पल्सेशंस आर नॉट रिमूव फ्रॉम द इनपुट ऑफ द रेक्टिफायर। भैया अगर पल्सेशन रिमूव नहीं करोगे तो आपको क्या आता रहेगा, हमिंग साउंड आते रहेंगे, हमिंग साउंड आपको मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सी ऑप्शन देखेंगे। 66, हाउ डज द डिप्लीशन रीजन बिहेव। अब एक डिप्लीशन रीजन किस तरह से बिहेव करती है, तो ये एक इंसुलेटर की तरह, डिप्लीशन रीजन इंसुलेटर के। नंबर 67 क्वेश्चन है, देखिए कि 66 वोल्टेज लाभ है और बीटा का मान दे रखा है आपको 100, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या होगा, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। वोल्टेज गेन, ठीक है, बराबर पावर गेन अपॉन बीटा। अब आपको पावर गेन निकालना है तो वोल्टेज गेन को बीटा से मल्टीप्लाई करा दो, वोल्टेज गेन 66 है, बीटा है 1000, तो कितना क्या करेक्ट आंसर आपका हो गया 6600। ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया 6600। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है। देखो अब ये जो लैचिंग सर्किट वाला भी अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इतना डीपली नहीं घुसेंगे, सीधा सीधा देखो अगर एससीआर को चालन में लैच कर दिया जाए और डीसी में गेट करंट को हटा दिया जाए, यानी कि गेट करंट हटा दिया हमने, गेट है ही नहीं, लेकिन एससीआर को ध्यान रखो चलाने के लिए आपको गेट ट्रिगरिंग जरूरी है, तो गेट कंट्रोल लॉस कर देगा कंडक्शन के लिए, ठीक है। अब गेट के ऊपर अगर आपने कंट्रोल हटा दिया, डीसी सप्लाई हटा दी, तो क्या वो कंडक्शन दे पाएगा, तो गेट लूजेस कंट्रोल ओवर कंडक्शन। ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेएफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या करता है, ड्रेन करंट को जीरो कर देता है, ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होता है, ड्रेन करंट बिकम्स जीरो, ड्रेन करंट क्या हो गया आईडी बिकम जीरो, तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज का प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो जो सेमेस्टर 4 का मॉड्यूल 1 का था, यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब देखिए काफी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल इसके अंदर एक दो होगा तो होगा, यहाँ भी हमने 5-6 न्यूमेरिकल पढ़ लिए हैं। चलिए फटाफट देखेंगे, ठीक है। वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है, सब लोग ध्यान देंगे। जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करे फटाफट से, ठीक है, कसम में आपको एग्जाम अच्छा करके आना है तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति, अब लाल पीला नीला 3 रंग है, लाल नीला काला, तो यहाँ देखो डीसी 3 वायर ध्यान रखेंगे। 71 क्वेश्चन है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। अब तारों का गुच्छा बांधना है, अब इस गुच्छे को बांधने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, आप लोग नायलॉन की टाई का इस्तेमाल करोगे, क्या नायलॉन की टाई का इस्तेमाल करेंगे। तो 71 का हो गया नायलॉन टाई। क्वेश्चन नंबर 72 पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। अब पैनल बोर्ड असेंबली में वो कौन सा उपकरण है जिससे बचा जाएगा, तो भाई सेंसर, बचाने का काम कौन करेगा, सेंसर। तो विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, अच्छा सॉरी, पैनल बोर्ड असेंबली में कौन सा उपकरण से बचा जाता है, यानी कि कौन सा, भाई सही बात है। देखो आपने अपने वर्कशॉप में कभी भी सेंसर लगा हुआ नहीं देखा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 देखो डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ पे जो ऊपर एक्स पार्ट है इसे कहा जाता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यानी कि सहायक, लगाओ ना लगाओ वो वाली चीज होती है ना, तो सहायक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 74 कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है। चित्र दिख रहा है, सीधी सीधी बता, ये डिन रिले है, ये एमसीबी को लगाने के लिए काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन अभी देखो 1-2 बार और आएगा, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 75 अगेन उसी तरह का डायग्राम है, लेकिन अब पहले नंबर पे जो चीज है वो, और इसका सीधा सीधा सिंबल आपको ध्यान होना चाहिए, ये ओवरलोड रिले का सिंबल है, ठीक है, ओवरलोड रिले। अगला देखो 76 की कंट्रोल पैनल वायरिंग में ये जो सामग्री आपको दिखाई जा रही है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, तारों को बांधने के लिए। ऑप्शन नंबर डी केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण, ये जो दिखाया गया है भैया इसे कहते हैं ग्रोमेट। आप कभी भी बड़ी बड़ी वायरिंग देखोगे तो तारों को, 2 तारों को फिक्स करने का काम क्या करता है, ग्रोमेट के द्वारा इन तारों को फिक्स किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम, भाई पैनल बोर्ड है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाने का काम क्या करता है, एमसीबी का पूरा नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 79 एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है।
भैया देखो एक एक्चुएटर है तो उसके साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? भैया मशीन की गति के अनुसार संचालित होने वाले बटन को क्या कहा जाता है? लिमिट स्विच। लिमिट स्विच। अगला क्वेश्चन नंबर 80, ऑफ लोड स्विच में कौन सा स्विच संचालित है? क्वेश्चन नंबर 80, ऑफ लोड स्विच में कौन सा स्विच संचालित है? तो ऑफ लोड स्विच के अंदर ध्यान रखो आइसोलेटिंग। अब इसकी भी देखो थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन आपको मैं बता देता हूं दो तरह की चीजें होती है वर्कशॉप। जब आप पावर हाउस के अंदर जाते हो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है सर्किट ब्रेकर और एक होता है आइसोलेटर। सर्किट ब्रेकर एक ऑन लोड स्विच की तरह काम करता है, जबकि आइसोलेटर एक ऑफ लोड स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि जब सर्किट के अंदर पावर है और कोई फॉल्ट आ गया तो सर्किट ब्रेकर उसे ट्रिप कर देगा, लेकिन आइसोलेटर का काम कब आता है? जब पावर हाउस में हमें किसी तरह की मेंटेनेंस करनी है तो आइसोलेटर दो चीजों के बीच के कनेक्शन को छोड़ देता है, तो वहां सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो बीच में जो जगह है वहां पर हम लोग देखो, मानो कि ये है एक वायर है, ये फॉल्ट आ गया, अब ये यहाँ पे कनेक्टेड है आइसोलेटर के थ्रू, तो हमने क्या करा, ये जो दोनों आइसोलेटर थे इनको खोल दिया, तो अब ये बीच में कोई करंट नहीं है, अब मैं इसे ऑपरेट कर सकता हूं, तो इसीलिए आइसोलेटर ऑफ लोड की तरह काम करता है और सर्किट ब्रेकर ऑन लोड। तो यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 80, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच काम करता है? आइसोलेटिंग स्विच। क्वेश्चन नंबर 81, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का काम क्या है? भाई अगर एक अर्थिंग फेल हो जाए तो दूसरी अर्थिंग काम करे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो गया डी। देखो जल्दी जल्दी जिन लोगों को लग रहा है तो भैया ये सिर्फ मेरे को आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ऑप्शन एक्सप्लेन करना है कि इसका ऑप्शन ये क्यों है, ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। जहां मुझे लगेगा कि हाँ भाई बाकी ऑप्शन भी कंफ्यूज कर रहे हैं वहां मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 82, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? अब लिमिट स्विच का उपयोग कहां किया जाएगा? लिफ्ट के सर्किट में, जो लिफ्ट चलती है ना वहां लिमिट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? कोई भी एक कनेक्टर है, मान लो संयोजक को क्या कहेंगे? कॉन्टेक्टर, तो वहां पे कंट्रोल सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन आप कैसे करेंगे? नो वोल्ट कॉइल के माध्यम से, एनवीसी, ध्यान रखेंगे एनवीसी कॉइल हमेशा लगाई जाती है जहां भी कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। संयोजन का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? ठीक है, सप्लाई वोल्टेज और लोड। भाई कनेक्शन देने तो देखो एक तो लोड क्या है और सप्लाई क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहां तक हो गए आपके? ठीक है, हाँ 85, कि पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी, ओएलआर और वो माउंट करने के लिए मैंने अभी बताया था कौन सी चीज है? वो डिन रिले, डिन रेल, ठीक है, डिन रेल, सॉरी रिले नहीं है, डिन रेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एमसीबी वगैरह को बिना पेज के लगाने के लिए डिन रेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? ठीक है भाई, इन सबको बचाने के लिए आप लोग रिले का इस्तेमाल करोगे, और लेकिन हीटिंग की जहां बात आ जाए तो आपका आ जाएगा थर्मल रिले। जहां भी हीटिंग की बात आ जाए तो वहां थर्मल रिले, बाकी ओवर करंट रिले होती है, ओवर वोल्टेज रिले होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल इन कंट्रोल? तो टर्मिनल के कनेक्शन को फिक्स करने के लिए, ध्यान रखेंगे, टर्मिनल के कनेक्शन को फिक्स करने के लिए आप लोग जी चैनल का उपयोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 88, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य क्या है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा लिमिट स्विच का काम क्या है? कंट्रोल डिस्टेंस मूवमेंट, किसी भी मशीन के डिस्टेंस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? लिमिट स्विच। और लिमिट स्विच कहां लगाया जाता है? अभी अभी हमने लिखा भी है क्या? लिफ्ट के अंदर, लिमिट स्विच लिफ्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 89, विच इज द स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ कॉन्टेक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द एसी रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड? तो 89 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? AC2। ठीक है, इसको आपको सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, इसकी कोई खास इतनी एक्सप्लेनेशन है नहीं कि एसी रेजिस्टेंस और इंडक्टर भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? AC2, ध्यान रखेंगे, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए है। अगला देखो कि स्वचालित यानी कि कौन सा हो गया? ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए सही अनुक्रम कौन सा होगा? देखो अब बात क्या मैं कर रहा हूं, ध्यान रखो सब लोग, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी कि आपको बस एक बार मोटर का बटन दबाना है जिससे कि वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट किस में होगी? स्टार में, उसके बाद थोड़ी देर चलेगी, फिर ऑटोमेटिकली तो एक टाइमर होगा भैया 10-15 सेकंड बाद टाइमर, और उसके बाद डेल्टा कनेक्शन। तो देखो सबसे पहले स्टार किस में होगी? स्टार कनेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, स्टार किस में रन हो जाएगी, उसके बाद ये मेन वाइंडिंग हो गई, इसके बाद किस में क्या होगा? आपका टाइमर आएगा, और थोड़ी देर के टाइम के बाद आपका मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलने लग जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार, मेन, टर्मिनल और डेल्टा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 91 में आगे बढ़ता है कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर के साथ कंट्रोल पट्ट क्यों प्रदान किया जाता है टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट। अब कंट्रोल ट्रांसफार्मर में उसमें कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी दिया जाता है, ठीक है, कंट्रोल पैनल भी दिए जाते हैं। क्यों? कि भैया ऑक्सिलरी सर्किट है जो बाहर का, उसे ऑपरेट कराने के लिए आपको कंट्रोल पैनल की जरूरत तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। कि सीधे से देखो आपको 100 एम्पियर को वो 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है, तो डायरेक्ट ले लोगे क्या? कंट्रोल पैनल की मदद से लेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92 की क्या होगा अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद ही टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है। अब देखो कि टाइम डिले रिले बंद हालत में हो गया तो क्या वो चीज देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। देखते हैं कि हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 92 के बाद दोबारा देखते हैं कि क्या होगा अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है। मोटर स्टार्ट हो गया, टाइम डिले रिले बंद हालत में, तो क्या होगा भैया? थोड़ी देर मोटर स्टार में चलेगी और उसके बाद डेल्टा में अपने आप लगातार चलती ही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रन इन डेल्टा ओनली, डेल्टा में चलती रहेगी। वैसे देखो जो है स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में, अब टाइम डिले रिले बंद हालत में एक बात बताओ कि जब तक टाइम डिले रिले चालू होगी तभी तो वो उस थोड़े टाइम बाद डेल्टा में आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए रन इन स्टार कंडीशन। लेकिन यहां बुक में जो आपका इसमें जो पीडीएफ में आंसर दे रखा है आपका दे रखा है सी, तो डी सॉरी, तो देखो वो लोग वही चेक करेंगे तो आप डी ऑप्शन ही टिक करके आना, क्योंकि वो लोग अपने दिमाग के हिसाब से काम करेंगे, उल्टे दिमाग के लोग हैं, जबकि आंसर होना चाहिए रन्स इन स्टार ओनली। अगला क्वेश्चन देखा 93, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? विभिन्न बिजली के तारों को और सुरक्षा के लिए रास्ता, सिंपल सा काम है पीवीसी का। अगला 94, कंट्रोल पट्ट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? कंट्रोल पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले क्यों लगाई जाती है? मोटर को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी 94 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला है 95, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक कंट्रोल की यानी कि सीक्वेंशियल मोटर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि ऑपरेशन की सटीकता को बढ़ाया जा सके, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन की सटीकता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधाती समायोजित थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए? यानी कि देखो इंग्लिश में पढ़ देता हूं, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ओपन फ्रेम बायोमेट्रिक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट। ध्यान रखना थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आप लोग हमेशा चांदी का उपयोग करेंगे, ठीक है, ज्यादा चांदी भी नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है लेकिन चांदी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 97, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल, अगेन डिन रेल आ गई। ऑप्शन नंबर डी की बिना स्क्रू के कोई भी सामग्री लगाने के लिए आप लोग डिन रेल का उपयोग करोगे। तो देखो 97 नंबर का जो क्वेश्चन है, डिन रेल 3 बार आ चुकी है, एक बार चित्र दिखाया, एक बार पूछ लिया कि भैया बिना पेच और स्क्रू के लगाने के लिए कोई चीज का इस्तेमाल करेंगे, डिन रेल का। फिर एक ऑप्शन में क्या पूछा कि डिन रेल का उपयोग क्या है? तो पेच लगाने के लिए, पेच बिना पेच के कोई सामग्री लगाने के लिए। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन वही पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 98, कौन सी डिवाइस सीक्वेंशियल कंट्रोल सर्किट में प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? भाई सीक्वेंशियल में कौन सी मोटर कितनी देर बाद चलेगी, इसका ध्यान कौन रखेगा? टाइमर। तो 98 का टाइमर हो गया। 99, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो मोटर की शुरुआत और रुकना, जो DC4 मानक है, ठीक है, ये आपको सीधे सीधे याद करना है, मोटर का चलना और रुकना, शुरुआत होना और रुकना, ठीक है, DC4 मानक से दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, सेंचुरी पूरी होने वाली हमारी बहुत जल्द। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में आपको पता है भाई कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अब इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? तो सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। आई होप आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 101, हाउ द कॉन्टैक्ट्स इन अ कॉन्टैक्टर कैन बी एंगेज फॉर वर्किंग। सो किसी संयोजक में के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? बाय ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट टू चेंज द पोजीशन। अब देखो आपने सुना होगा कि ना रिले होती है, रिले या होते हैं रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट क्या करते हैं कि किसी भी चीज की स्थिति को बदलने के लिए ऑफ से ऑन और ऑन से ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। और बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट का उदाहरण क्या है? कॉन्टैक्टर। तो ये क्वेश्चन यही था कि किसी संयोजक यानी कि कॉन्टैक्टर के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाएंगे? किस तरह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा वो अपनी स्थिति चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियां और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? विच डिवाइस प्रिवेंट्स फ्लेयर आउट ऑफ स्ट्रिप्स एंड स्टैंडर्ड केबल इन द पैनल बोर्ड? लक्स एंड थिम्बल्स। क्या आंसर हो जाएगा? लक्स एंड थिम्बल्स। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं दोस्तों यहीं से आने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना प्लीज। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं जो आईटीआई कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो। अगला क्वेश्चन है, पैनल में कीड़ों और चूहों से बचने के लिए, केबल से रक्षा करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा? अगेन मैंने बताया था आपको, ग्रोमेट। दिख रहा है क्या कुछ भी? चलो कोई बात नहीं, ये मार्कर ही खराब हो चुका है बेचारा। ग्रोमेट अभी हमने बताया था, ठीक है, स्टील के होते हैं ये, सॉरी मेटल के होते हैं। अगला देखेंगे, व्हाट एसेंशियल फीचर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ लेआउट ऑफ कंट्रोल पैनल? तो कंट्रोल पैनल के लेआउट को बनाते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाता है? कि कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई और चौड़ाई और स्विंग जो होता है वो क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भैया आपको कंट्रोल पैनल बनाने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? लंबाई चौड़ाई। जो चारों ऑप्शन में देखो, एक ऑप्शन में क्या दे रखा है? उचित प्रकार की सुरक्षा मापन सामग्री। बहुत अच्छी बात है, वो तो लगाया हो तो क्या एमसीबी वगैरह। अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने की संख्या, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबलिंग और केबल हार्नेसिंग की उपयुक्त विधि, दैट इज ओनली ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। अगला है कैबिनेट दरवाजे के बाद लंबाई और चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत जरूरी है। एरिया प्रॉपर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए, हमारे मार्कर को भी हमने पोलियो की 2 बूंद पिला दी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 105, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस में क्यों चलते हैं? ताकि इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है भैया, दो लोग अलग अलग, लड़का लड़की को अलग अलग जगह पे क्यों बैठाते हैं? ये तो वही आंसर जवाब हो गया कि लड़का लड़की को अलग अलग, ताकि इंटरफेरेंस ना करे, इसलिए अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हैं, अलग अलग जगह पे बैठाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो इंटरफेरेंस को रोकने के लिए। 105 का बी। क्वेश्चन नंबर 106, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? फिर भी मोटर की दिशा तो नहीं बदल रही है भाई, इसका उचित कारण बताओ। तो इसका उचित कारण क्या हो जाएगा कि रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर में इंटरलॉक हो चुका है और जिस वजह से मोटर की दिशा नहीं बदल रही है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ 4th सेमेस्टर का आपका मॉड्यूल 3 खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 107 लगभग हमें 1 घंटा शायद हो चुका है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा 100 क्वेश्चन से ऊपर हो चुके हैं। जलपान सेवा कर लेते हैं, अभी 1 घंटा तो नहीं हुआ है, जलपान कर लेते हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 अगेन, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अपन लोग ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे। एसी और डीसी मोटर में गति कंट्रोल के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? बहुत कम बिजली की खपत करवानी है तो देखो, फील्ड कंट्रोल मेथड बिजली बहुत ज्यादा खाएगा, वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल ये सभी खाएंगे, लेकिन ड्राइव कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कम बिजली की खपत करता है। तो कहां से हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे? ड्राइव कंट्रोल के द्वारा, कम बिजली खपत में। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि ऑपरेशनल मोड जो ड्राइव का है उसके अंतर्गत कौन सा था? ग्रुप, मैनुअल, इंडिविजुअल नहीं, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? अब आपको ये डायग्राम दे दिया, एक कर्व दे दिया आपको, क्या है? स्पीड वर्सेस टॉर्क कर्व। ये क्या है? स्पीड वर्सेस टॉर्क का कर्व आपको दर्शाया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में बीच वाली चीज का नाम पूछा गया और वो क्या है? डीसी बस। ये क्या है? एक डीसी बस है। अगला क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव? इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है? मोटर को नियंत्रित करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण। मोटर को कंट्रोल करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल ड्राइव। और मोटर को कंट्रोल करने के लिए क्या काम में आता है? एससीआर, स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112, डीसी ड्राइव में बीओपी का नाम क्या है? बेसिक ऑपरेशनल पैनल। डीसी ड्राइव में बीओपी का पूरा नाम क्या है? बेसिक ऑपरेशनल पैनल। पढ़ लो, बेसिक ऑपरेशन पैनल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनामिक एंड ट्रांजिएंट? तो डायनामिक और ट्रांजिएंट के अनुसार डीसी जो ड्राइव है उसका क्लासिफिकेशन क्या है? वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव।
वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। तो भैया पावर कंट्रोलर का एक ही कार्य है, नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाना। नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाना काम नहीं है, सॉरी, ओवरलोड की स्थिति का पता लगाना। तो ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल क्या है, ओवरलोड की स्थिति का पता लगाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए इसको जब तक मैं रफ कर देता हूं, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 पढ़ते हैं। किसी भी ड्राइव में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अनुपात को स्थिर रखना आवश्यक है, लेकिन क्यों आवश्यक है? ताकि सभी गति पर रेटेड टॉर्क बना रहे। सभी गति पर रेटेड टॉर्क बना रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक चीज क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में 115 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या कौन सा रेशो? V/F रेशो कांस्टेंट बना रहेगा तो सभी गति पर रेटेड टॉर्क बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 116 इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलर का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम में, ड्राइव सिस्टम में आपको ध्यान रखेंगे मॉड्यूलर कौन सा आता है? साइक्लो कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 117 विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉयड इन ड्राइव सिस्टम? ड्राइव सिस्टम में कौन सा सेंसिंग यूनिट आता है भैया? ड्राइव में स्पीड को ड्राइव करना है ना, तो स्पीड सेंसिंग ड्राइव आएगा। ठीक है, ये जो दे रखा है आपको, देखो फोटो ऑप्टो कपलर, फोटोवोल्टिक सेल, ये सब नहीं आएगा, स्पीड सेंसिंग डिवाइस आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिकल ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? इंडस्ट्री है, वहां पे क्या करना है कि वो कौन से प्रकार की मशीन है जो कि मल्टी मोटर, बहुत सारी मोटरों के साथ इलेक्ट्रिकल ड्राइव के सासाथ प्रदान की जाती है। तो वहां देखो रोलिंग मशीन्स जो होती है वो मल्टी मोटर ड्राइव के साथ में प्रयोग की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 का तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 119 देखें, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा? तो एडी करंट ड्राइव प्रणाली के लिए आपको सीधे सीधे याद रखना है कौन सा होगा? स्लिप कंट्रोलर। कौन सा है? स्लिप कंट्रोलर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120, तो डीसी ड्राइव के कंट्रोल पट्ट में जीओजी यानी कि जॉग की का क्या उद्देश्य है? तो जॉग की काम आती है इंचिंग ऑपरेशन के। आप लोगों ने ईडी में भी पढ़ा होगा जॉग की। अगर ईडी में आपने ये वाला डायग्राम नहीं पढ़ा, ठीक है, रिमोट कंट्रोल वाला जिसमें इंचिंग जॉग की आता है, ध्यान रखें। तो जॉग की का काम क्या है? इंचिंग ऑपरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 121, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? तो देखो जितने भी पैरामीटर हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, सीधी सी बात है भैया, एलसीडी लगी हुई है, क्या करेंगे? जितने भी पैरामीटर है उनको मॉनिटर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परीक्षित केबल का उपयोग करने का कारण क्या है? अब देखो परीक्षित केबल क्या होती है। सबसे पहले तो देखो, तो शील्डिंग केबल फॉर कनेक्टिंग लो लेवल सिग्नल सर्किट इन डीसी। क्यों हम लोग शील्डिंग केबल का इस्तेमाल करते हैं? तो विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। ये एलिमिनेट द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, एलिमिनेट्स द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कौन रोकता है? शील्डिंग केबल शील्ड करने का काम करती है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण कंट्रोल करेगा? एसी मोटर है। अब एसी मोटर के ड्राइव में एसी मोटर की गति को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, आपने ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ी तो है नहीं, लेकिन नाम पढ़ लो, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देखेंगे 124 की एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? अब एसी ड्राइव है, क्या उपयोग है भाई? एसी ड्राइव का वही उपयोग है, कंट्रोल स्टेप लेस स्पीड इन मोटर। कंट्रोल स्टेप लेस स्पीड इन मोटर। स्टेप लेस स्पीड मोटर के लिए अपन लोग क्या करेंगे? एसी ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मोटर में नियंत्रण रहित गति। ठीक,
अगला 125, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे सर बिल्कुल पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो भैया जो चीज जैसी है वैसी करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन वाली है वो एक्सप्लेनेशन देंगे, जो नहीं है इतना टाइम है नहीं और इतनी लंबी मुझे नहीं लगता अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है। 125, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव। एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्य इतना सा बी, क्या, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना, कंट्रोल्स द पावर डिलीवर्ड टू द मोटर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी, एसी सर्किट में हम लोग आईजीबीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोटर को पावर दी जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आईजीबीटी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 126, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर है, क्यों, क्योंकि ना तो इसमें किसी तरह की ब्रश और ना ही इसमें किसी तरह का कम्यूटेशन है, तो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए हम लोग एसी ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है। डीसी ड्राइव की तुलना में फायदा पूछ रहे हैं हम लोग एसी ड्राइव का, तो इसकी स्थापना और चलाने की लागत कम है, क्योंकि देखो ना तो इसमें ब्रश लगाने ना ही आपको कम्यूटेशन का इस्तेमाल करना है, तो इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 128 देखें तो ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगेन ये चीज ऐसी है कि आपको याद करनी पड़ेगी कि कोई भी ड्राइव है उसके पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्वेश्चन नंबर 129, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है, यानी कि एफएसयू, फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या होता है, किसमें, डीसी ड्राइव के अंदर फील्ड सप्लाई यूनिट का एक कार्य होता है, और वो कार्य कौन सा है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करना। फील्ड सप्लाई यूनिट, तो मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक कांस्टेंट सप्लाई प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 130, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। अभी हमने बात करी भैया एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, अब डीसी ड्राइव का क्या है, हमने बताया कि एसी ड्राइव हाई स्पीड के लिए काम में आती है, तो डीसी ड्राइव का नुकसान ये हो गया कि हाई स्पीड के लिए काम में नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 130, उच्च गति संचालन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130A। अगला देखेंगे 131 कि एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या है। तो भाई अगेन एलसीडी का वही चीज आ गई, बीओपी, ये पैरामीटर की निगरानी करने के काम आता है। तो पैरामीटर की निगरानी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का बी। क्वेश्चन नंबर 132, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ की बटन इन बीओपी ऑफ एसी ड्राइव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको चेंज करनी है, चलो ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन बटन दबाएंगे, ऑन, इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑन बटन दबाने के बाद ऑफ, ऑफ के बाद ये आपकी हो जाएगी रिवर्स, और रिवर्स के बाद आपको अगेन ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम इस तरह से होता है कि अगर आप वो एक बटन दबाएंगे तो आपने तो एक बटन दबाया, लेकिन एक्चुअली में उस बटन जो ऑन है वो ऑन होने के बाद ऑफ, ऑफ के बाद वो रिवर्स, और रिवर्स के बाद वो ऑन हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अपन सिर्फ एक बटन दबाता है, लेकिन अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 133, एसी ड्राइव के बीओपी में PROG डेटा बटन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है टू स्टोर द एंटर्ड डेटा इन द फैक्ट्री स्टोर डेटा। जो आप डेटा स्टोर करोगे, जो फैक्ट्री डेटा है उसको स्टोर करने के काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 134, डीसी मोटर में टॉर्क के समानुपाती कौन सा है। ध्यान रखो, डीसी मोटर टॉर्क के प्रोपोर्शनल होता है phi i है, लेकिन कौन सी मोटर, ठीक है नॉर्मल, तो देखो फील्ड करंट नहीं, सिर्फ आर्मेचर करंट दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट। वैसे ये शंट के लिए, ठीक है, सीरीज होता तो क्या हो जाता है IA²। चलिए 135, व्हाट इज आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव। वीएफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव में आईजीबीटी का उद्देश्य क्या है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 135 का ए। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या होता है। तो देखो वीएसआई ड्राइव, यहां कोई एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा ना डीसी को एसी में, सिंपल एसी टू एसी में कन्वर्जन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, 136 का तो बी था, 137 का क्या होगा कि क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका मेंटेनेंस लंबे समय तक ना भी करो तो ये काम करेगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138, डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है। अब डीसी मोटर है, देखो अब डीसी मोटर के अंदर ये थोड़ा एक लंबा कॉन्सेप्ट हो जाता है, फिर भी मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि डीसी ड्राइव का उपयोग करके आप लोग डीसी शंट मोटर की आधार बेस गति को बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान रखो, स्पीड है इसको बढ़ाना है, डीसी शंट मोटर है। आप ध्यान रखो जो E इज इक्वल टू क्या होता है, N 5Z NP/60A। तो
तो यहां से जो देखो E बराबर क्या निकल के आता है 5n, क्योंकि देखो कंडक्टर कांस्टेंट है, पोल्स कांस्टेंट है, पैरेलल पाथ कांस्टेंट है, ये आ गया। अब n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E/5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है। अब अगर आप फील्ड करंट को रिड्यूस कर दोगे तो क्या फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा क्या, और फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन ही दे रखा है बाय रिड्यूसिंग फील्ड करंट, तो फील्ड करंट को जैसे आप लोग कम करोगे फील्ड फ्लक्स कम हो जाएगा, और फ्लक्स कम होते ही स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 139, हाउ द कांस्टेंट टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल ड्राइव। आर्मेचर और फील्ड कंट्रोल ड्राइव में नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके नियत टॉर्क प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया सेमेस्टर 4 का मॉड्यूल नंबर 3 भी हो गया, और इसी के साथ आपके लगभग 139 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके मात्र 100 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो हम लोग फटाफट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यदि आईएसआई के अनुसार जो घोषित वोल्टेज है वो 240 वोल्टेज है, लेकिन अगर हम बात करें न्यूनतम कार्यशील वोल्टेज की तो वो हो जाएगा आपका 228 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत धारा मुक्त होता है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, क्वेश्चन अगेन देख लेंगे। किस शब्द से तात्पर्य कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत धारा मुक्त करेगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 142 कि यूपीएस का संक्षिप्त नाम क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ध्यान देखेंगे ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में दिक्कत है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, देखो अब आप बोलो इसमें हिंदी में क्या है, इंग्लिश में ही दे रखा है यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर साइक्लो कन्वर्टर होता है, क्योंकि देखो रेक्टिफायर एसी को डीसी में, चॉपर डीसी टू डीसी, साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, और डीसी टू एसी कन्वर्टर हो गया कौन सा, आपका इन्वर्टर। तो क्या है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर एक कन्वर्टर एक तरह का साइक्लो कन्वर्टर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम पल्स विथ मॉड्यूलेशन। पीडब्ल्यूएम का पूरा नाम क्या है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। चलिए, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या है, वो विच इज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है। ये हो गया। चलिए, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा दिख रहा है आपको, देखिए, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम। तो ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का फायदा में ऑनलाइन यूपीएस का बताना है। ध्यान रखें, तो ऑनलाइन यूपीएस की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो चौथे नंबर का क्या ऑप्शन है कि ये चेंज ओवर की सुविधा से, यानी कि परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। ऑटोमेटिक फीडबैक स्टेबलाइजर, इसके लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। यानी कि विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेजेस इन अ स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो स्टेट। ठीक है, ये कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसको सीधे सीधे आप लोग ध्यान रख लो कि सीक्वेंशियल या फिर हम लोग कहें एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन अ स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, वो कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ऑटो स्टेट। ध्यान रखो, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेनेशन दूं। अगला क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट इज द इफेक्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज सेल। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में, अब सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, अधिक रहेगा। ध्यान रखो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 150, कैलकुलेट द वोल्टेज एंड एम्पलीफायर। अपने को देखो क्या चीज कैलकुलेट करनी है, हिंदी में पढ़ लेता हूं। वोल्टेज और एम्पियर आवर की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर की रेट दी गई है। अब देखो पैरेलल में 4 सेल जुड़े हैं, सबसे पहले तो अपन लोग इसको मिटा लेते हैं। चलिए, अब देखो पैरेलल में आपके 4 सेल जुड़े हुए हैं। चारों सेल कितने कितने हैं, 1.5।
1.5 1.5 के 4 चैनल है। अब आपको बताइए कि पैरेलल में जो वोल्टेज का मान होता है वो समान होता है, तो टोटल वोल्टेज भी आपका कितना हो जाएगा 1.5। तो देखें किस ऑप्शन में 1.5 दे रखा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अगर किसी और ऑप्शन में भी 1.5 होता तो अब अपन अगला देखेंगे कि एम्पियर आवर कितना होगा। और हर सेल में, पैरेलल में जोड़े 4 सेल में, हर में करंट कितनी है 8 एम्पियर आवर है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। करंट अलग अलग है, यानी कि देखो यहाँ से टोटल करंट निकली 8 यहाँ गई, 8 यहाँ गई, 8 यहाँ गई, 8 यहाँ गई, ठीक है। और फिर सब जगह से करंट आएगी, यहाँ से निकलेगी, फिर ये यहाँ से टोटल आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, तो कितनी आएगी 32 आएगी, यानी कि 1.5 तो वोल्टेज हो गया और 32 एम्पियर आवर करंट हो गई। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 151, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का एप्लीकेशन क्या है। स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का एप्लीकेशन क्या है, टेलीविजन में। ध्यान रखेंगे ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग टेलीविजन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 उनका सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, इन्वर्टर का कार्य क्या है। भैया बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया यार, ये तो क्या करोगे इसमें, कुछ नहीं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, सिंपल है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 153, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। इन्वर्टर है, अब इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा दिए, भाई क्या करेगा, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाएगा, स्टेप अप एसी वोल्टेज, ठीक है, एसी वोल्टेज को स्टेप अप करने का काम करेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में स्टेप अप, भैया स्टेप अप है सी ऑप्शन में, स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर। यहाँ इनपुट दे रखा है तो भाई इनपुट को कभी नहीं करेगा, इनपुट तो नॉर्मल है, लो है, आउटपुट में आपको देना है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 154 का देखेंगे, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है तो वहां पे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें अगर सिंगल फेज भी है तो 0 से लेकर 300 वोल्टेज की रेंज आपको मिल जाएगी, तो इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल, फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या क्वेश्चन क्या है आपका कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फेजो रेजोनेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 156, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, टोरॉयडल ट्रांसफार्मर। टोरॉयडल ट्रांसफार्मर कौन सा, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में टोरॉयडल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। 157, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 157 का क्या हो जाएगा, सी मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर, और एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसा होता है, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये जो सर्वो ऑटोमेटिक और कांस्टेंट दे रखा है ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158, 157 का तो आंसर हो गया आपके सामने सी। 158 देखें, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। भैया शॉर्ट सर्किट दोष आ गया, ना अमीटर, ना वोल्टमीटर, ना ओममीटर, हम लोग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच करने के लिए कि भैया अगर कंटिन्यूटी आ रही होगी तो शॉर्ट सर्किट है। एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। अब एक इन्वर्टर है, अब इस इन्वर्टर में मेन चीज क्या होती है, दोलक यानी कि ऑक्सीलेशन होता है, उसके बाद एम्पलीफिकेशन होता है और उसके बाद ट्रांसफार्मर का उत्पादन चरण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑक्सीलेशन, एम्पलीफिकेशन, उसके बाद ट्रांसफार्मर कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 160, तरंग वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर, इन्वर्टर है लेकिन वो साइन वेव ना देके स्क्वायर वेव, सॉरी साइन वेव ना देके स्क्वायर वेव दे रहा है। तो ये देखो, ये रही स्क्वायर वेव आपके सामने, ये देगा तो ये कौन किस काम के लिए दी जाएगी या फिर कहां पे उपयोग की जाएगी, ये की जाएगी जनरल लाइटिंग के लिए। दिस इज यूज्ड फॉर जनरल लाइटिंग। अगला क्वेश्चन देखें, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब यूपीएस है, बैकअप क्षमता बढ़ाने तो भाई उसकी एम्पियर आवर रेटिंग बढ़ा दो, उसकी एम्पियर आवर रेटिंग बढ़ा दो। भाई आपकी देखो मोबाइल के अंदर जितनी ज्यादा बैटरी होगी एम्पियर आवर उतनी ज्यादा होगी। आपका मोबाइल किस में आता है, एमएएच, अब वो एम्पियर में ना होके मिली एम्पियर आवर में होता है। अब आपकी देखो बैटरी आई है मानो 5000 mAh की, अब एम का मतलब क्या होता है 10 की घात -3,
और ये +3 है तो ये कट गए आपस में, यानी कि 5 एम्पियर आवर की आपकी बैटरी होती है। अब अगर आपको इसका बैकअप समय बढ़ाना है तो 5 की जगह 6, तो हम एम्पियर आवर का समय इंक्रीज करेंगे, इसलिए 161 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 162, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट्स इन सेकेंडरी सेल कैन बी प्रिवेंटेड। द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है। अब ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा सल्फेशन लॉस को रोकने के लिए हम लोग ट्रिकल चार्जिंग करेंगे। ये बैटरी वाले चैप्टर में भी आता है आपके फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वहां बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ दोबारा देख लेते हैं कि सल्फेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग, यानी कि धीरे 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 चार्ज होने दिया जाए मोबाइल को, इसे कहा जाता है ट्रिकल चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 163, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता रहता है। सीधी बात है, बैटरी। लगातार सप्लाई कौन देगा, बैटरी देगी। आपका अगर सप्लाई फेल हो गई तो लगातार सप्लाई देने का काम कौन करता है, बैटरी करती है। सेल अब बात आती है, सेल को लोड के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, सेल को लोड के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है कि धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। तो देखो ये होता है पोलराइजेशन। जब पोलराइजेशन प्रोसेस होता है तो सेल की जो पावर अचानक से गिर जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 164 का पोलराइजेशन, और इसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 165, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। भाई कम बैकअप है तो भाई बैकअप बढ़ाने के लिए अगर एम्पियर आवर बढ़ा रहे थे अपन लोग, अब अगर कम बैकअप है तो क्या होगा कि उसकी एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त नहीं है। एम्पियर आवर क्षमता अगर पर्याप्त नहीं होगी तो बैकअप टाइम के बारे में यही चीज होगी। क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है, यूपीएस में आउटपुट वोल्टेज नॉर्मल से ज्यादा मिल रहा है, तो ये दोष क्या हो सकता है, फीडबैक सर्किट में डिफेक्ट है। क्या भाई फीडबैक ज्यादा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट इन फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट में अगर डिफेक्ट होगा किसी भी तरह का तो आपके साथ क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज आपको ज्यादा प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 167, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। यूपीएस है, लोड कनेक्ट है, उस पूरे के पूरे लोड को मैंने ट्रिप कर दिया, क्या वजह हो सकती है, गलत ओवरलोड सेटिंग। भाई ओवरलोड सेटिंग गलत कर दी, मानो कि उसकी कैपेसिटी है 100 और मैंने ओवरलोड की कैपेसिटी क्या कर दी 9। अब अगर वो 100 की कैपेसिटी का चल रहा है तो इसको मशीन को क्या लगेगा, भैया वो 90 की कैपेसिटी है और 100 पे काम कर रहा है, तो वो ट्रिप हो जाएगा, जबकि होना नहीं चाहिए। तो गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण पूरा का पूरा यूपीएस लोड ट्रिप हो सकता है। तो ये हो गए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 167 तक करेक्ट आंसर होगा। 167 का करेक्ट आंसर बी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो यहां तक आपका मॉड्यूल 4 भी हो गया। अब बात करते हैं मॉड्यूल 5 की, जो कि है आपका जनरेशन वाला, ठीक है, पावर जनरेशन वाला। इसमें अपन लोग जनरेटिंग स्टेशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे, काफी ज्यादा इजी है, इसमें भी अपन लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट से। हाँ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो वो तो करना ही है, ठीक है, इसमें तो कुछ कहने की बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। अगला देखेंगे कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सिंपल सी बात है, कौन सा उपलब्ध है, कोयला। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 168, ठीक है। क्वेश्चन लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 अगर मैं देखूं, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, थर्मल पावर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाएगा। अगला 171, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है। तो भैया इन 4 ऑप्शन में देखो, अब 4 ऑप्शन की बात करते हैं, सिलिकॉन नहीं, एंटीमनी नहीं, कैडमियम नहीं, थोरियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 हो गया। 172 देखते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा। तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए दोस्तों हम लोग उपयोग करेंगे सिलिकॉन का। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, पानी, हवा, भाप और डीजल। तो देखो गैर पारंपरिक यानी कि नॉन कन्वेंशनल, जिसके द्वारा हम बार बार बिजली को बना सकते हैं, वो है नॉन कन्वेंशनल, जो कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन अब कर रहे हैं। तो पानी, ठीक है, पानी हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिन्हें बार बार अपन लोग उपयोग में ला सकते हैं। अगला है 174 क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, सूर्य, गर्मी, कोयला, बायोगैस। तो गर्मी, कोयला, बायोगैस ये सब अपन लोग उत्पादित करते हैं, लेकिन सूर्य आपका क्या है, नेचुरल है। सूर्य एकदम आपका नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे कि एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में आपसे पूछा है जो पेन स्टॉक के ऊपर जो खंबे पे जो चीज रखी है वो क्या है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों सर्ज टैंक। ये सर्ज टैंक पेन स्टॉक को क्षति होने से बचाने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 176 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अगेन गैर पारंपरिक, तो ये जो लिग्नाइट है यानी कि कोयला हो गया, स्टोरेज वाटर हो गया और पल्वराइजेशन कोल, ये सब क्या हो गए,
ये सारी चीज आ गई थर्मल पावर प्लांट के अंदर। थर्मल पावर प्लांट है कन्वेंशनल, इसने पूछा नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल क्या है? सनरेज यानी कि सूरज की किरणें। क्वेश्चन नंबर 177, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? अब जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है इसमें मेन चीज यही हो जाती है कि बिजली की हमें इतनी पावर नहीं मिल पाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम दक्षता हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 हो गया, 178 देखते हैं। मैं जब तक इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आई होप आपको चीजें याद हो रही होगी और चीजें समझ आ रही होगी। मात्र ये वीडियो 2.5-3 घंटे की जो वीडियो देखने से आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 178, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? तो भैया भारी जल है, और भारी जल के शुद्धिकरण की जो आवश्यकता होती है वो होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 179, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करेगी? भाई हवा टरबाइन को घुमाएगी, तो टरबाइन कंट्रोलर। टरबाइन कंट्रोलर। बाकी ऑप्शन देखो, एक्साइटर यूनिट वो डीसी सप्लाई देती है, उससे कोई मतलब नहीं है। चॉपर कंट्रोलर, लाइन कंट्रोलर, कुछ भी नहीं, टरबाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाएगा? कैप्लान। अब देखो एक चीज है, हाइट के हिसाब से मैं बात करूं, देखो 30 मीटर से कम, 30 मीटर से कम, लेकिन हाइट की बात करें 100 मीटर से ज्यादा, 30 मीटर से ज्यादा लेकिन 100 मीटर से कम, और एक होता है 100 मीटर से ज्यादा हाइट। ठीक है, अब देखो एक अल्फाबेटिकल, देखो 3 तरह की टर्बाइन होती है, फ्रांसिस, कैप्लान और पेल्टन व्हील। तो देखो पेल्टन व्हील हाई हेड के लिए, कैप्लान टर्बाइन लो हेड के लिए, और फ्रांसिस टर्बाइन मीडियम हेड के लिए इस्तेमाल की जाती है। खास बात क्या है कि आपको याद कैसे रहेगा, देखो आपको 3 नाम याद रखना है, फ्रांसिस, कैप्लान और पेल्टन व्हील। अब देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलो तो पी सबसे लास्ट में आता है, तो ये सबसे हाई हेड के लिए हो गया। फिर देखो के तो बीच में आता है, पहले तो एफ आता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि पी सबसे लास्ट में आता है तो पेल्टन व्हील, और एफ और के अपोजिट हो जाएंगे जस्ट। भाई पहले एफ आता है लेकिन एफ मीडियम के लिए आएगा, और बाद में क्या आता है तो के लो के लिए हो जाएगा। तो 180 क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाई हेड वाले इलेक्ट्रो पावर प्लांट में कौन सी टरबाइन का इस्तेमाल किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्लान टरबाइन। अगला आता है 181, पन बिजली स्टेशनों में पेन स्ट्रोक का कार्य क्या है? पेन स्ट्रोक का कार्य है टरबाइन तक पानी पहुंचाने के लिए, तो 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 182 देखेंगे, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर, भाई बॉयलर क्या करेगा? पानी को भाप में परिवर्तित करने के काम आता है, तो क्वेश्चन नंबर 182 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पानी को भाप में परिवर्तित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 183, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है? तो हाइड्रो पावर प्लांट की हम सबको पता है भाई, पानी फोकट में मिल रहा है, बिजली फोकट में बन रही है, तो एफिशिएंसी इसकी बढ़िया है कि नहीं है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। 184 क्या कहता है कि परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल छड़ के रूप में किस सामग्री का? कंट्रोल छड़ की बात करें, और देखो मॉडरेटर अलग है, कंट्रोल छड़ अलग है, भारी पानी अलग है, तो कंट्रोल छड़ की जब भी मैं बात करूंगा तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कैडमियम। कंट्रोल छड़ की जब भी मैं बात करूंगा तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कैडमियम। 185, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? डीजल, न्यूक्लियर, ये सारे क्या है? पारंपरिक है। विंड मिल नॉन पारंपरिक है, तो ये हो गया विंड मिल नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186 की जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? बायोमास के बाद में क्या बचता है दोस्तों? स्लरी, जो गोबर से गैस बन जाती है और उस गैस के बाद जो मटेरियल बनता है जिसे अपन खाद के रूप में काम लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्लरी कहा जाता है। अगला है 187, बायोगैस का मुख्य घटक यानी कि बायोगैस से जो गैस बनती है वो कौन सी है? मीथेन। सीधे सीधे याद रखो और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 188, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन सोलर पैनल, सोलर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो सूर्य की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है जिसकी मदद से बिजली पैदा की जाती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सूर्य की रोशनी टकराती है जिससे हम लोग बिजली पैदा करते हैं। अच्छा, मुझे बीच बीच में आपको ऐसा फोकस नहीं आ पा रहा होगा, मैं सेट करना भूल गया बार बार, कोई बात नहीं, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, जिसको हम सुधारेंगे बहुत जल्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 187 हो गया। 188, सोलर सेल में बिजली का उत्पादन, तो बिजली फोटोवोल्टिक सेल पर पड़ेगी और बिजली पैदा हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 188 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। 189,
स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का काम क्या है? तो जितनी भी प्री गैसेस निकलती है उसमें से गर्मी को निकालना और इनपुट के रूप में दे देना, गर्मी को गैसों में से निकाल लेना और इनपुट में दे देना। तो 189 का भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 189 का भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190, परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट का मुख्य नुकसान क्या है? कि भैया उसमें जो वेस्ट बचता है ना, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बहुत कठिन है। तो डिस्पोजल यानी कि वेस्ट का निस्तारण करना, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो कि बहुत कठिन है कि भैया वेस्ट को कहां फेंके, क्या करें उसका, तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। 191, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का काम क्या है? लो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी और पूछा जाता है कि फीड वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने का काम करता है, फीड वाटर को गर्म करने का यानी कि बॉयलर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इकोनोमाइजर। तो 191 का करेक्ट आंसर हो गया सी। 192 देखेंगे, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है? नॉन कन्वेंशनल बिजली उत्पादन, क्या वहां पे किसी भी तरह का पॉल्यूशन है क्या? नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूस पॉल्यूशन, रिड्यूस पॉल्यूशन। 193 हो गया। 194 देखते हैं अपन लोग, अच्छा सॉरी 192 का रिड्यूस हो गया। 193 क्या है कि बैटरी आधारित माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का कार्य क्या है? चार्ज कंट्रोलर कार्य क्या है? बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकने का काम करता है, सी ऑप्शन। जो बैटरी है उसकी ओवर चार्जिंग को रोकने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैरेज, यानी कि ज्वारीय शक्ति संयंत्र में बैराज बनाए। भैया डैम क्यों बनाया जाएगा? पानी को स्टोर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करने के लिए डैम यानी कि बैराज बनाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, 194 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। 195 कि स्टीम पावर प्लांट में किसी घटक का उपयोग फ्लू गैसेस से फीड वाटर को, जो फ्लू गैसेस है उससे फीड वाटर को गर्म करने का काम कौन करता है? इकोनोमाइजर करता है, इकोनोमाइजर करता है। चलिए 196 अब आ जाते हैं। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी कि पीडब्ल्यूआर का क्या फायदा है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पीडब्ल्यूआर का कार्य क्या है? इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है, उच्च शक्ति घनत्व होता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी कि पीडब्ल्यूआर का काम क्या है? उच्च शक्ति घनत्व होता है। अगला 197, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? भैया जो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है, जो सबसे बेस्ट है, तो वो तो दोस्तों हाल फिलहाल एक ही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए हमारे जो मार्कर है इसको अभी पोलियो की ड्रॉप पिलाने का वक्त हो चुका है। चलिए तब तक हम लोग 198 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है, क्या कहता है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? जो पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल पावर प्लांट्स है उस पर गैर पारंपरिक का क्या नुकसान है? तो क्या नुकसान है भाई? बेस लोड डिमांड के लिए इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ध्यान रखो, जो आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ना, वो पीक लोड के लिए तो सही है कि भाई कभी कभी बिजली की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई तो उन्हें पीक लोड दे दो, लेकिन बेस लोड के लिए जो हमारे गैर पारंपरिक हैं, ठीक है, कौन से पारंपरिक हैं, वो ही बेस्ट हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बेस लोड के लिए अच्छे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन तो देखिए 198 का आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला है 199 की व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर जनरेशन? विंड पावर जनरेशन है उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? भाई इतना खास तो विंड पावर का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हवा, क्या आपको पता है भाई हवा दिन भर एक जैसी चलती है, तो पवन अनियत, अनियत यानी कि कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, तो पवन अनियत की वजह से विंड पावर प्लांट का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब चलिए डबल सेंचुरी मारने का वक्त आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 200, सभी लोग एक बार लाइक ठोक देंगे 200 पे, जिन्होंने नहीं ठोका है, और कमेंट करके जरूर बताएं डबल सेंचुरी। अगर कोई स्टूडेंट ये 200वें क्वेश्चन तक वीडियो देख रहे हैं तो डबल सेंचुरी कमेंट करें या 200 एक बार कमेंट करें, जिससे मुझे पता पड़ जाएगा कि आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 200, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भैया टरबाइन का एक ही काम होता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो पानी की जो ताकत है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या फिर मैं कहूँ मैकेनिकल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी को सॉरी काइनेटिक एनर्जी, ये पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। चलिए बहुत अच्छा था क्वेश्चन नंबर 200। अगला है 201, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है? जो आपके सामने आपने कई बार देखोगे भाई गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो अब उन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का फायदा जो मेन है वो क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा जा सकता है।
ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जा सकता है, यही मेन प्रभाव है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का। क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे कि पानी से बहने वाली स्थित ऊर्जा को यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो हाई पोटेंशियल से यानी कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ फेंकेंगे तभी तो वो गतिज स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। रुका हुआ पानी में भी एनर्जी है लेकिन स्थिर ऊर्जा है, उसको अगर बहा दें तो गतिज ऊर्जा बन जाएगी, तो वो पेन स्टोक की मदद से बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 202 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 203, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय विकिरणों का क्या प्रभाव है। भाई बहुत प्रभाव है, ये स्वास्थ्य को खतरा पैदा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 203 का भी हो जाएगा, जो रेडियो विकिरण परमाणु ऊर्जा प्लांट से निकलती है ना, हमारे स्वास्थ्य को बहुत गंभीर खतरा पहुंचा सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 204 देख लेते हैं दोस्तों। तो यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सोलर सेल में क्या प्रभाव होगा। मानो प्रकाश की तीव्रता लाइट कम है तो भाई कम बिजली पैदा होगी ना, बस। तो 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 205, ये उल्टा है कि अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो क्या होगा, आउटपुट अधिक होगा, तो आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज। तो 205 का भी हो जाएगा बी। तो इसी तरह से 205 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम अपना लास्ट मॉड्यूल, ठीक है, ये शायद छठवां मॉड्यूल है, नहीं अभी एक और 7 मॉड्यूल है, ठीक है, ये छठवां मॉड्यूल है। तो हमारे 5 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं सेमेस्टर 4 के। और आप लोग अगर अभी तक हमारे साथ है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। देखो वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर और सब स्टेशन के बीच की जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फीडर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कहेंगे हम लोग, फीडर कहेंगे। 207 देखेंगे कि आईई यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं 2 चालकों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो 1 ओम से 1 मेगा ओम से ज़्यादा ही रखेंगे हम लोग। 1 मेगा ओम से रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही रखा जाएगा। कहाँ पे, 2 चालकों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से ज़्यादा रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डायवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। डायवर्सिटी फैक्टर तो जो आपका मिनिमम लोड है, मिनिमम एक्चुअल लोड, और नीचे क्या आ जाएगा आपका इंस्टॉल लोड। यानी कि देखो आपने टोटल लोड कितना इंस्टॉल कर रखा है घर में, जितने भी आपने लोड लगा रखे उनके किलोवाट है, जो वाट है वो, और जितना आप लोग एक्चुअल में इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका डायवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज क्या होता है। तो घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए देखो 3 फेज और सिंगल फेज दोनों होता है। तो 3 फेज का तो कितना आ जाएगा 415 वोल्ट और सिंगल फेज का आ जाएगा 240 वोल्ट। ठीक है, 415 और 240 वोल्ट आ जाएगा 3 फेज और सिंगल फेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 209 के बाद 210 पे आ जाते हैं हम लोग कि OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर, ये जो आपको इंसुलेटर दिख रहा है इसका नाम है शैकल। क्या नाम है, शैकल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 211 कि ये जो लाइन इंसुलेटर आपको दिखाया गया है ये शैकल था पहले वाला, इसका नाम होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 211 में जो इंसुलेटर है वो कौन सा है, सस्पेंशन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 212 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए, देखो जो सब सर्किट होता है घरेलू में, सब सर्किट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 212। सब सर्किट इसके अंदर कितना होता है, 800 वाट। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज याद दिला रहा हूं आपको, पावर सर्किट के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, 3000 वाट, 3000 वाट। चलिए हाँ, चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 213 देख लेते हैं हम। 213 जो डायग्राम दे रखा है तो ये कौन सा डायग्राम है, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 देख लेते हैं अब। क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। देखो एसी की तुलना में, अब तुलना एसी से कर रहे हैं यानी कि बात किसकी करेंगे, डीसी की। डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को पूरी तरह से उपयोग करेगा क्योंकि डीसी में किसी भी तरह की क्या नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 214, डीसी में देखो स्किन लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, स्किन इफेक्ट या स्किन लॉस कुछ भी कह लो, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होता। कोरोना तो होता है लेकिन प्रोक्सिमिटी और स्किन इफेक्ट नहीं होता, जिस वजह से एसी की तुलना में डीसी वाला कंडक्टर अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 215 डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ झुकाया हुआ बनाया जाता है, क्यों, ताकि वर्षा ऋतु में जो पानी आता है ना वो बाहरी सतह से बह जाए, कंडक्टर के अंदर प्रवेश ना करे। तो क्वेश्चन नंबर 215 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 216, ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? तो ये जो आपको दिखाया गया है इसका नाम है कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR, कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। 216 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 217, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील की क्यों प्रबलित किया जाता है? अब जो ACSR कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसके अंदर एक एल्यूमिनियम की छड़ डाली जाती है और उसके ऊपर तारों को ट्विस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? तन्मयता को, ताकि वो बीच में से टूट ना जाए, एल्यूमिनियम के वायर टूट ना जाए, तो तन्मयता को बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहां लिखा है? सी। ठीक है, तन्मयता को क्या जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 218, किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो कौन सा अपनाया जाता है? 3 फेज 3 वायर AC ट्रांसमिशन सार्वभौमिक रूप से, यानी कि सब जगहों पे 3 फेज 3 वायर वाला अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 218 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 219 की मैं बात करूं तो लाइन समाप्ति पर कोने के खंभा, ठीक है, लाइन समाप्त हो गई तो कोने के खंभे पर कौन सा इंसुलेटर लगाया जाएगा? पिन इंसुलेटर नहीं, स्टेन इंसुलेटर भी नहीं, शेकल इंसुलेटर का उपयोग करेंगे, और अगर हाई होगा तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 220, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है? एकदम टाइट वगैरह क्यों करते हैं? ताकि स्पार्किंग से बचा जा सके, इसलिए हमेशा कनेक्शन सारे राइट और राइट होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 221 देखें तो ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम। अभी मैंने बताया कि कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल होता है? ACSR, जिसका पूरा नाम क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। आपको नाम याद होना चाहिए। अभी देखो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला है 221 हो गया। 222, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य। अब जो खंभे पे इस तरह से जो क्रॉस आर्म लगे रहते हैं उसका उद्देश्य क्या है? इंसुलेटर को पकड़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 222 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो काफी आसान है कि HT ओवरहेड लाइनों में अंतिम छोरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाएगा? HT ओवरहेड लाइन है, अंतिम छोरों पर किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा? डिस्क टाइप, ठीक है, पिन स्टेप पोस्ट कुछ भी नहीं, डिस्क टाइप इंसुलेटर का उपयोग किया जाएगा। तो अपन लिख लेते हैं डिस्क इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 224, AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? देखो आप AC में पावर ट्रांसमिट करने का वोल्टेज को आप स्टेप अप कर सकते हो, स्टेप डाउन भी कर सकते हो। तो देखो चौथे ऑप्शन में लिखा है आराम से कि AC को वोल्टेज में स्टेप अप डाउन कर सकते हो, जबकि DC में नहीं कर सकते। तो 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकमात्र फायदा यही है। क्वेश्चन नंबर 225, ACSR का पूरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान है ACSR का पूरा नाम क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन फोर्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227, ठीक है, बहुत ही जल्दी हमारा 4th सेमेस्टर वाला एंड होने वाला है। 227 क्या है कि गलत हो गया, 225 है, 226 क्वेश्चन नंबर है ये। OH यानी कि ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? अगेन इंसुलेटर को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो देखो डी ऑप्शन करेक्ट है। 227 का 226 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 227 देखेंगे, भूमिगत केबल यानी कि अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का फायदा क्या है? भाई ओवरहेड लाइन अगर किसी तरह का फॉल्ट आएगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 227 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉल्ट कैन बी डिटेक्टेड इजीली। फॉल्ट को आसानी से ढूंढा जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 228, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? कहां पे? तो जो उपभोक्ता के पास पहुंचती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी वाला होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से पहुंचाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 228 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 229, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त, आपके जो इंसुलेटर लगाए किसी तरह से भैया वो खराब हो गया, तो डिस्क इंसुलेटर की स्थिरिंग व्यवस्था का क्या होगा? तो जो डिस्क खराब होगी सिर्फ वो ही डिस्क क्षतिग्रस्त होगी और वो डिस्क कार्य नहीं करेगी, बाकी सारी डिस्क काम करेगी। यानी कि केवल जो खराब हुई है वो काम नहीं करेगी, बाकी प्रॉपर अपना कार्य करती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 229 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे, जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? तो बांधने वाले घुमावों को कसकर, जहां बांधेंगे वहां पे हम उन्हें कसकर बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो खुलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 230 का हो गया बी ऑप्शन, ये भी सिंपल सा याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 231 है कि OH यानी कि ओवरहेड कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव यानी कि स्किन इफेक्ट का क्या असर होगा अगर कंडक्टर छोटा है? भाई अगर कंडक्टर छोटा होगा ना तो उतना ही स्किन इफेक्ट कम होगा, और जितना कंडक्टर बड़ा होगा उतना ही स्किन इफेक्ट क्या होता है? ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है ये आपका। तो जो करंट है ना, करंट सब जगह फ्लो ना होकर सिर्फ क्या है बाउंड्री पे फ्लो होती है और बीच का कंडक्टर खराब हो जाता है। अब अगर ये कंडक्टर छोटा है
तो क्रॉस सेक्शन एरिया बस करंट यहाँ फ्लो होगी तो बीच में जगह कम बची ना, और जितना बड़ा कंडक्टर होगा तो ये बीच का जो पूरा एरिया है वो तो खराब ही गया। तो जितना एरिया कम होगा उतने स्किन इफेक्ट नगण्य यानी कि कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 231 का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला लास्ट मॉड्यूल आ गया हमारा ऑप्शन नंबर चलिए लास्ट मॉड्यूल आ गया जिसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट में कौन सा। अब लीकेज करंट अर्थ में जाती है तो ELCB, ELCB का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ध्यान देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने कॉन्टैक्ट को स्थिति में रखते हैं, लैचिंग रिले। लैचिंग रिले कभी भी पावर कट ऑफ होने के बाद ये नहीं कि अपने कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया, ये हमेशा लैच यानी कि टच करके रखता है। तो 213 का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। अगला देखिए 234, आपको 3 सर्किट ब्रेकर दिखा रखे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा सर्किट ब्रेकर है, तो ये है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एक ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो नाम ध्यान रख लो, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी कि ABCB। क्वेश्चन नंबर 235, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन। ध्यान देखो सर्किट ब्रेकर हमेशा KVA या MVA में नापा जाएगा, KVA या MVA में नापा जाएगा, ध्यान देंगे। ध्यान रखना VA लिखा हो तो भी चलेगा, तो VA, KVA और MVA 3 चीजों में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 225 का सी ऑप्शन हो गया MVA। क्वेश्चन नंबर 226, संकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होगी। तो जो रिले को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम वोल्टेज चाहिए वही तो पिकअप वोल्टेज कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 236 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 237 देखेंगे, बिजली ट्रांसफार्मर बुकोल्स रिले का कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए बुकोल्स रिले का इस्तेमाल होंगे, सिंपल है। 237 का ए ऑप्शन। किस प्रकार का लोड जी सीरीज की MCB द्वारा संरक्षित किया जाएगा। तो भाई G सीरीज की अगर MCB है और अपन को अगर उससे किसी को बचाना है तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। ठीक है, ओवन, गीजर, एयर कंडीशन या जनरल लाइटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन हो चुका है, गीजर वाला भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AC और DC दोनों में किस प्रकार की रिले का उपयोग करेंगे। इम्पल्स रिले, ध्यान रखो अगर AC और DC दोनों है तो कौन सी रिले काम में ली जाएगी, इम्पल्स रिले को काम में लिया जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 239। 240 क्या है, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का। अब जो घरेलू में तो आपको ध्यान है, ठीक है, आप लोग इस्तेमाल करते हो MCB, पूरा नाम अभी हमारे पास में आया था, MCB का पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 241, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। भाई जो ट्रिप कॉइल इस्तेमाल क्या है, रिमोट ऑपरेशन के लिए, कि मानो कि उसकी कैपेसिटी है 5 एम्पीयर, अब जैसे ही 5 से ऊपर आई 6 तो वो क्या कर दे, सिग्नल भेज दे रिमोट के द्वारा कि भैया 6 कैपेसिटी आ चुकी है, आप अपने आप को ट्रिप कर लो, बंद कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा रिमोट ऑपरेशन के लिए 241 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 242 क्या दे रखा है, कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है। रिले सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट को सेंस करती है और आगे सिग्नल भेजने का काम करती है। और सी में क्या लिखा है, कंट्रोलिंग द स्पीड इन केस ऑफ फॉल्ट, तो फॉल्ट के केस में स्पीड को सेंस करता है। तो 242 का सी ऑप्शन हो गया। 243, यदि x के रूप में, ये देखो ए डायग्राम में x पार्ट जो दे रखा है वो क्या है, सर्किट ब्रेकर रुक रुक कर ट्रिप होना। तो 243 का आंसर हो जाएगा ए। 244, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या फॉल्ट है, अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होगा। भाई लोडिंग कर रहे हो, बढ़ रहे हो, फिर भी रुक रुक कर ट्रिप हो रहा है, सीधी सी बात है ओवरलोड की सेटिंग आपने गलत कर दी है। कि वही बात आ गई ना पुरानी, 100 एम्पीयर की कैपेसिटी है उसकी, आपने उसको सेट कर दिया 90 एम्पीयर पे, तो जब भी वो 90 से ऊपर जाएगा वो बार बार ट्रिप हो जाएगा। तो ओवरलोड की सेटिंग अगर आपने रिले की सेटिंग अगर आपने गलत कर दी कि 100 की जगह आपको 90 की जगह आपने 100 कर दिया या 100 की जगह 90, तो वही सेटिंग गलत करने पर आपको फॉल्ट मिलेगा, रुक रुक कर चलना। क्वेश्चन नंबर 245, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या फॉल्ट होगा। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म हो गया तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो वो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा था, अब वो इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि एक बार उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 245 में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगी अगर ज़्यादा तेल को गर्म करोगे। 246 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, यानी कि 3 फेज में से एक फेज में और अर्थ में फॉल्ट आ गया तो क्या होगा, भाई इंसुलेशन हमारा फेल हो जाएगा और उससे किसी को भी चोट लग सकती है। तो 246 का करेक्ट आंसर हो गया बी। तो दोस्तों इसी तरह से हमने जो 4 सेमेस्टर की PDF थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। सारे क्वेश्चन आपको दिख गए, उसके आंसर दिख गए। आई होप आप लोग याद कर लोगे, एग्जाम में इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, काफी लोग क्वेश्चन करते रहते कि सर इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा,
अगर आप 100 में से 100 नंबर भी लाना चाहते हो तो आप इजी ला सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है यहीं से उठ के आएंगे। ठीक है, इस पीडीएफ में जो भी आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिले, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की कंबाइंड वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना, जो भी करो, आपका कल एग्जाम में, परसों जब भी है, आपको जब भी ये वीडियो मिली आप लोग देख लेना और अच्छे से उसको रट के चले जाना। इसके बारे में भी कुछ नहीं आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब दोस्तों को बता दो कि भाई 2.5-3 घंटे में आप लोग पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हो। बैठ जाओ बस एक जगह, रिवीजन एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट